हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लेक्चर आपका पार्ट नंबर 3 है इस सीरीज़ का। यह क्लास आपके जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग, एलएलबी एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हम कुछ केस देखेंगे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड केस आपका रहेगा सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस। थर्ड केस मोस्ट इम्पोर्टेंट एज यू नो, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स। आगे आप देखेंगे कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, क्या हम फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। इसका पहला केस आप देखेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का। फिर हम देखेंगे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। नेक्स्ट केस आपका आएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है मैंने पीपीटी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराई है, लेकिन मैं आपको क्लास हिंदी में भी आपको बताऊंगी और इस लेक्चर की आपको हिंदी में पीपीटी और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं इसे आज हिंदी में पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो इसकी क्लास की आपको पीडीएफ हिंदी में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आपका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इससे कुछ केस और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे मेंस के क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर्स कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। फंडामेंटल के जो फीचर्स है उनसे रिलेटेड क्या क्या आपके टॉपिक आए थे, ठीक है, वह हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और आज हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में काफ़ी केस लॉज है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन केस को अपने आरजेएस मेंस के एग्जाम में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जैसे आपको पता है कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 3 में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 22, जिसमें से पार्ट 3 आपकी बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की ये बात करता है जो कि आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक होते हैं, ठीक है। 12 से लेके 35 तक आपके आर्टिकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने बेयर एक्ट अपने साथ रखिए और ये केसेस जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके बेयर एक्ट में ही आप ऐड कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं, कहाँ से लिए हैं हमने, जो हमारा संविधान है यूएसए का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ से हमने क्या लिया है, अपना संविधान लिया है। जैसे आपको पता है कि यूएसए ही पहला ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया था, और उनसे ही प्रभावित होकर हमने अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो यूएसए है उनको, जैसे हम इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम तो इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इनको क्या कहता है, बिल्स ऑफ राइट्स कहते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इसको बिल्स ऑफ राइट्स कहते हैं और हम इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आप अपने मेंस के क्वेश्चन में आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं? मैग्ना कार्टा ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन शब्द है ये। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ, ठीक है, सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ हम इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा को। और इसको मैग्ना कार्टा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कहा है, फंडामेंटल राइट्स को कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आपने देखा है कि हमने इंडिविजुअल्स को, जो हमारे सिटीजन्स है या नॉन सिटीजन्स है, उसको उनको हमने कुछ राइट प्रोवाइड कराए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये अधिकार उनकी स्वतंत्रता, उनकी डिग्निटी, उनकी मर्यादा बनाए रखने, ठीक है, मर्यादा को बनाए रखने, उनकी डिग्निटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स हम उनको मानते हैं।
अगर किसी पर्सन के ये राइट्स हनन होते हैं तो वह सीधा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इतनी पावर हमने उनको दी है। तो हमने इन राइट्स को सुप्रीम बनाया है, इसलिए हमने इनके लिए वर्ड यूज़ किया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आपके इनवॉयलेबल राइट्स है। इसका मतलब कि कोई भी पर्सन इनको वॉयलेट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन इनको वॉयलेट नहीं कर सकता है, ना आपका स्टेट, स्टेट यानी आपकी कंट्री, स्टेट यानी आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 आपको स्टेट की डेफिनेशन देगा। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, इसको क्या नहीं कर सकता, वॉयलेट नहीं कर सकता, ये इनवॉयलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपके जस्टिसेबल राइट्स है। जस्टिसेबल मतलब न्यायपूर्ण। हम इनके न्याय के लिए हम इनको जस्टिस में लेके जा सकते हैं। मीन्स टू से अगर कोई पर्सन इसको वॉयलेट करता है या किसी पर्सन को फंडामेंटल राइट्स उसके अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वह किसकी हेल्प ले सकता है, आपके कोर्ट की हेल्प ले सकता है, ठीक है। इनको वह एनफोर्स करा सकता है, इनको वह लागू करा सकता है। तो हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आपकी कैसे है, जस्टिसेबल है, न्यायपूर्ण है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट असेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। इससे क्या हो रही है, इससे एक पर्सन की संपूर्ण विकास हो रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है उस पर्सन की, चाहे वह उसकी मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बौद्धिक, मौलिक या फिर उसके स्पिरिचुअल उसके डेवलपमेंट अगर है तो हम मानेंगे वो किससे है डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट से है, ठीक है। हमने देखा था जब हमारा संविधान बना 1949 के अंदर, ठीक है, जब हमारा संविधान बना, मैंने ये नहीं कहा लागू हुआ, जब हमारा संविधान बना 1949 के अंदर संविधान बना और 1950 के अंदर ये लागू हुआ। तो जब 1949 में ये बना तब हमारे पास ओरिजिनली कितने आपके फंडामेंटल राइट्स थे, ओरिजिनली आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओके, इन्होंने कहा कि जो 7वां जो आपका मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, उसे हमने क्या कर दिया, उसे हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया। कहाँ से हटा दिया, फंडामेंटल राइट्स की जो आपकी सूची है उसमें से उसको हटा दिया। कब हटाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप JLO का एग्जाम देखें चाहे जुडिशरी का एग्जाम देखें, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको हटाया कौन से अमेंडमेंट से, कौन से संशोधन से इसको हटाया। तो हमने इसको हटाया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने इसको हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को। और अब ये क्या बन गया है, ये अब आपका बन गया है एक लीगल राइट। पहले ये आपका फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अब आपका सिर्फ लीगल राइट बन गया है। ओके, ये सिर्फ आपका अब लीगल राइट बन गया है। और अगर आप अपना बेयर एक्ट देखेंगे और अगर आप बेयर एक्ट में जाएंगे, आर्टिकल 300 ए यहाँ पे प्लस, जब अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ए तब लिखा जाता है ABCD, अगर कुछ चीज़ संशोधन से जुड़ी होती है तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ABCD का, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ तब किया जाता है। तो ये अब आप वेयर एक्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे आर्टिकल 300A में आपकी बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी की, जो कि आपके पार्ट नंबर 12 का हिस्सा है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया है। ऐसे जितनी कोई हार्ड नहीं है इजी लैंग्वेज, मैंने इजी लैंग्वेज में रखा है और समझा भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रही हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंस में कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, तो आप इन पॉइंट्स को ऐड करके अपने आंसर को बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप आज से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्री की तैयारी भी होती रहेगी साथ में,
और साथ में आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको बेयर एक्ट से बाहर जाकर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए आपका आंसर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आपकी ऑटोमेटिकली प्री की तैयारी भी होती है और साथ में मेंस की तैयारी भी होती है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ केस लॉज जो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पहला केस आपका आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू, फंडामेंटल रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू। जो हमारे मौलिक अधिकार है वह हमारी बेसिक वैल्यू बताएंगे हमें, ठीक है। और किसको बताएंगे? पीपल ऑफ इंडिया को। जो किसके द्वारा दिए गए हैं? पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। ये क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दे प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, किसी एक पर्सन की क्या करेंगे? मर्यादा को, उसके मर्यादा को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल हम यूज़ करते हैं एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए हम की मर्यादा को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। एंड क्रिएट कंडीशन, और ऐसी कंडीशन का निर्माण करेंगे इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ताकि एक पर्सन का विकास हो सके, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके फुलेस्ट एक्सटेंट तक, संपूर्ण उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो हमने देखा कि पहला केस आपका आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। ओके, आप इस केसेस को भी अपने मेंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर सेकंड आपका केस आता है सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। 2012 का केस है आपका। केस स्टूडेंट्स आप अपने बेरक में नोट डाउन कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कंडीशन फॉर फुलर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। वही बात जो ऊपर कही गई थी, वही बात सेम बात इसमें कही गई है आपके। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका केस आता है थर्ड नंबर केस, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का केस। यहाँ आप ऐड ऑन कर लीजिए 1961। ओके, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 का केस। स्टूडेंट, ये केस हम एक जगह और पढ़ते हैं। जब आप अपना BNS पढ़ते हैं या आप CRPC पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि जब हम अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की बात करते हैं, जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उस पर्सन की जब हम राइट्स की बात करते हैं, तब भी हम ये केस देखते हैं। इस केस में जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स की बात की गई है, तो ये केस हम वहाँ पे भी लिख के आते हैं। ओके, और ये केस यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स में भी अपना ऐड किया है। इस केस में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर इंटेंड नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स बट दे आर बेस्ड ऑन हाई पब्लिक पॉलिसी। मीन्स कि फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिविजुअल एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाए हुए राइट। ये क्या है? ये हाई पब्लिक पॉलिसी राइट्स है। मतलब कि स्टेट के ऊपर भी कर्तव्य है कि वह इस राइट का पालन करे, और उनकी ड्यूटी है कि वह इस राइट्स के ज़रिए लोगों को क्या दे? प्रोटेक्शन दे। ठीक है, ये सिर्फ इंडिविजुअल का राइट नहीं है, ये एक तरह से आपकी स्टेट की ड्यूटी भी है। ओके, कि वह लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, और उसके फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन आर द वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं ये आपका मूल ढांचा है एक तरह से। किसका मूल ढांचा है? आपके डेमोक्रेसी का, आपके लोकतंत्र का एक तरह से ये मूल ढांचा है। क्या? स्वतंत्रता और प्रोटेक्शन किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तभी हम मानेंगे कि आपका जो कंट्री है वह क्या है? लोकतंत्र है। ओके, तो आई थिंक सबसे बेस्ट केस अभी तक ये वाला आपका आया है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये केसेस वगैरह इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके उन क्वेश्चंस का आंसर लिखने में। ओके, अब हम बात करते हैं फीचर्स की, किसकी? फंडामेंटल राइट्स के। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की कुछ प्रमुख आपकी विशेषताएं। पहला आता है सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन, फोरनर्स और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनीज। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कुछ तो ऐसे दिखेंगे आपको जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है,
और कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे हैं जो कि हर पर्सन को अवेलेबल है, चाहे वह आपके देश का नागरिक है, चाहे वह विदेशी है, फॉरेनर है, या वह कोई लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन जैसे आपको पता है कंपनी आपकी एक लीगल पर्सन होती है, कॉर्पोरेशन आपकी एक लीगल पर्सन होती है। अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि हमने कंपनी को एक लीगल पर्सन की तरह लिया है। ठीक है, कंपनी को हम एक पर्सन मानते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं माना जाता, वह आपका लीगल पर्सन माना जाता है। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ नागरिक को देते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो हम सिटीजन्स को, विदेशियों को, फॉरेनर्स को और लीगल पर्सन को देते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका फीचर है फंडामेंटल राइट्स का। स्टूडेंट जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इन द एंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्लासेस, फंडामेंटल राइट्स की जब क्लासेस खत्म होगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से अधिकार हमने सिटीजन्स को दिए हैं और कौन से अधिकार हमने नॉन सिटीजन्स को दिए हैं। ओके, फिर आता है आपका सेकंड नंबर पॉइंट। स्टूडेंट अगर इस बार आपने आज 2025 का मेंस का पेपर देखा होगा तो आपने देखा था वहाँ पे कि कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार क्वेश्चन आपके मेंस के डायरेक्ट नहीं थे, इस बार क्वेश्चन उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पूछे थे, घुमा के पूछे हुए थे। बात तो उन्होंने नॉर्मल पूछी थी लेकिन क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट उनका थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, तो हमें सब आजकल सब डिटेल में पढ़ना था। जैसे हम दिल्ली का पेपर देखते हैं या हरियाणा के साइड का पेपर देखते हैं तो उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का उनका ट्रेंड है, लेकिन आज ये हमेशा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अडॉप्ट किया। ओके, फीचर पहले आपने देखा कि सिटीजन्स को अवेलेबल है और कुछ नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। सेकंड आपका आता है स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैम। इन्होंने कहा कि जब हमने मौलिक अधिकारों को अपना इम्पोज किया, लागू किया, तब हमने उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। आप अगर आर्टिकल नंबर 19 उठा के देखेंगे तो वह आपको 6 प्रकार की विषय वो बताता है, फ्रीडम्स बताता है। ठीक है, 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता बताता है। लेकिन वो स्वतंत्रता बताने के बाद जो उनके सब क्लोज है BCDE, ठीक है, तो उन क्लोजेस में वह क्या बताता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन बताता है। तो इन्होंने कहा कि जब हमने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए तो हमने उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के दिए, आप पे कुछ पाबंदियां लगा के आपको दी है। ओके, थर्ड आपका पॉइंट आता है all of them are available to arbitrary action of the state. However, some of them are available against the action of private individuals. जैसे हमें पता है फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले ड्यूटी आपकी स्टेट की होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर आपकी स्टेट को ड्यूटी देता है कि आप ऐसे नहीं करोगे, आप किसी को की स्वतंत्रता रोकोगे नहीं, फ्रीडम को नहीं रोकोगे, किसी को अनटचेबिलिटी नहीं फैलाओगे। लेकिन कुछ कुछ राइट्स आपके ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लागू होते हैं। जैसे आप अनटचेबिलिटी की अगर बात करते हैं, छुआछूत की अगर आप बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि वह स्टेट पे तो है ही। ठीक है, स्टेट को तो उनके लिए लॉज बनाने ही बनाने हैं, उन्हें तो अनटचेबिलिटी का की प्रोटेक्शन करनी है कि किसी का अनटचेबिलिटी ना हो। लेकिन वहीं ना वहीं कहीं इंडिविजुअल्स पे भी ये है कि आपको अनटचेबिलिटी को नहीं करना। तो इन्होंने कहा है कि जो लगभग सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो आर्बिट्री एक्शन पे तो लागू होते हैं आपके, लेकिन वो वह आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर्स। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर्स मतलब कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे जो आपको मना करता है कि आपको ये काम नहीं करने हैं। कुछ तो आपको क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको इस काम करने की छूट है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको रोकते हैं ये काम करने के लिए। ठीक है, जैसे डबल जेओपार्डी का आपका आता है कि एक पर्सन को 2 बार एक ही अपराध की सजा नहीं मिल सकती, तो वह क्या नेगेटिव हो गया ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप देखते हैं अनटचेबिलिटी कि आप क्या नहीं कर सकते, आप छुआछूत नहीं फैला सकते। ऐसे ही हम देखेंगे आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में कि कौन से पॉजिटिव कैरेक्टर्स के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन से नेगेटिव कैरेक्टर के। तो इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स के हैं, मतलब वह आपको कुछ कार्य करने के लिए रोक रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जस्टिसेबल। हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है, वॉयलेशन हो रहा है, तो हम उसको लागू करने के लिए, उनको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और लोअर कोर्ट्स में भी हम जा सकते हैं। ओके, फिर आपका आता है डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल नंबर 32 अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 आपको बताता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया है, हमने सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन बनाया है, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स का उसको गार्डियन बनाया है। नेक्स्ट आपकी टॉपिक आपका फीचर आता है, वह है आपका पार्लियामेंट कैन curtail or repeal them but only by constitution amendment। पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये फीचर है आपका, फंडामेंटल राइट्स में ये अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन कैसे ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन से ही ला सकते हैं वैसे, और किसी तरीके से वह अमेंडमेंट नहीं ला सकते और किसी तरीके से वह चेंज नहीं ला सकते। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट फीचर, सस्पेंडिंग ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इन्होंने कहा आपके फंडामेंटल राइट्स जब भी आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है कंट्री में, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो आपका आर्टिकल नंबर 20 है और आर्टिकल नंबर 21 है, उन्हें छोड़कर बाकी सारे राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार आप अपने बेर एक्ट में देखिए आर्टिकल नंबर 20 क्या बात करता है और आर्टिकल नंबर 21 क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 20 आपको बात करता है, प्रोटेक्शन देता है, आपको संरक्षण देता है किस बारे में, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के बारे में, मतलब दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में आपको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल नंबर 20। और आर्टिकल नंबर 21 आपको बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको देता है। तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वह सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ओके, फिर आपकी बात आती है नेक्स्ट फीचर की। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं वो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आर्टिकल नंबर 33 के अंदर। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके इन पर्सनस पे लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो पर्सन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स है उन पे हम फंडामेंटल राइट्स उन पे हम लागू नहीं करते, ठीक है, उनके खुद के पर्सनल लॉज होते हैं, उनके खुद के डिपार्टमेंट लॉज होते हैं, ठीक है, वही उन पे लागू होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ऐसे सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंडामेंटल राइट्स की, कुछ लागू भी होते हैं पर उन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय मार्शल लॉज। इन्होंने कहा अगर कंट्री में या किसी स्टेट में आपके मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री रूल लग गया है आपके कंट्री या स्टेट में, तो फिर फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ओके, मिलिट्री रूल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। स्टूडेंट, आई होप आपको इतना लेक्चर समझ आया है मेरा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का, जिससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है कोई ना कोई, ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर फंडामेंटल राइट से आपके कोई भी ऐसे आएगा अगर, तो आप इस टॉपिक के जो केस लॉज है उनको लिख कर आ सकते हैं। ये टॉपिक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आप इसको कहें पूरे आपके संविधान का, तो वो ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये है। अब हम देखते हैं टॉपिक अपना अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना, संशोधन करना। क्या हम फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, क्या इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है? तो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं 4 केसेस, ठीक है, ये 4 केसेस हमें बताएंगे कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स चेंज किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट चेंज कैसे करेगा? अभी हमने देखा पार्लियामेंट चेंज करता है फंडामेंटल राइट्स संशोधन के द्वारा। तो संशोधन हमारा कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? संशोधन हमें दिया गया है आर्टिकल 368 के अंदर। तो इन्होंने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर ही, सिर्फ 368 के अंदर वह संशोधन कर सकता है, लेकिन वह किसके अंडर रह के काम करेगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करेगा। मतलब संविधान का मूल ढांचा, संविधान का जो मूल आधार है, ठीक है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए।
के खिलाफ कोई अमेंडमेंट अगर हमने नहीं की तो हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, अन्यथा हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिर आपका पहला नंबर केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 1951। स्टूडेंट, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 में क्या हुआ? जैसे ही हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में, आप देखेंगे आपका पहला अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। किससे रिलेटेड था संशोधन? ये आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। उनको चैलेंज किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी का था ना आपका फंडामेंटल राइट, तो उसको क्या किया गया? चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा था कि हर पर्सन पास अधिकार है प्रॉपर्टी का। तो इस बात को लेके क्या हुआ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, दंगे या डिस्प्यूट्स टाइप होने लगे कंट्रीज में। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 हम लेके आए, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए तो ये क्वेश्चन उठा कि क्या जो स्टेट है आपकी, वह अमेंडमेंट कर सकती है क्या फंडामेंटल राइट्स में? कुछ ऐसा अमेंडमेंट ला सकती है क्या जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? तो इन्होंने कहा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में ही केस आ गया। 1950 में तो आपका संविधान लागू ही हुआ और 1951 में केस ही आ गया। इन्होंने कहा कि जो आपका आर्टिकल नंबर 13 है, वो मना करता है कि अगर कोई भी कानून ऐसा बना है जो संविधान के खिलाफ है तो हम उस कानून को लागू नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 13 अगर हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 13 आपकी बात करता है कि कोई भी कानून अगर हमने ऐसा बनाया है जो कि आपके संविधान के खिलाफ है तो वह लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 13 में, स्टूडेंट आप अपने वेरक में देख सकते हैं, वहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है लॉ की। तो इस केस में ये कहा गया कि लॉ की डेफिनेशन में आपके आर्टिकल 368 की तो बात की गई नहीं गई है। लॉ के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका कोई कानून नहीं है। इसलिए हम ऐसे अमेंडमेंट कर सकते हैं कि जिससे क्या होगा, आपका अमेंडमेंट करने से फंडामेंटल राइट चेंज हो जाए। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी की जा सकती है, ऐसी वैलिड है जो कि आपके एब्रिज कर रही है या टेक अवे कर रही है किसी भी फंडामेंटल राइट को। अगर वह किसी फंडामेंटल राइट को हटा भी रही है ना, तो भी हम ऐसे अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये आपका केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ये पे दोबारा समझिए इस केस को। इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट आपकी आती है, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन आपका आता है, कब आता है? 1951 के अंदर, जिसमें फंडामेंटल राइट जो आपका था उस टाइम क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का आपका फंडामेंटल राइट था। इसको चैलेंज किया जाता है। इसको जब चैलेंज किया जाता है तो हम लेके आते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तब एक मामला उठता है आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा जाता है कि क्या हमारी अमेंडमेंट करने से हमने आर्टिकल नंबर 13 का वायलेशन किया है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 ऐसा कहता है कि संविधान के आने से पहले अगर कोई कानून ऐसा है जो संविधान का उल्लंघन करे, या संविधान के आने के बाद कोई कानून ऐसा है जो संविधान का उल्लंघन करे, तो ऐसे कानून क्या हो जाएंगे? ऐसे कानून आपके वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे उस करार तक, एट दैट एक्सटेंट। उस करार तक आपके जो ये है शून्य हो जाएंगे, ठीक है। लो ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा कि क्या आपका अमेंडमेंट जो है, क्या आपकी जो अमेंडमेंट है वो लॉ में नहीं आती? तो आप जब आर्टिकल नंबर 13 देखेंगे तो आप आर्टिकल नंबर 13 में डेफिनेशन देखेंगे लॉ की। जब आप लॉ की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे अमेंडमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, स्टेट आपकी अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट तक को क्या कर सकती है? टेक अवे कर सकती है, हटा सकती है, टेक अवे कर सकती है, ठीक है। पहला मामला आपका आता है ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो। फिर आपका नेक्स्ट केस आता है, वो केस है आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस। इस केस में कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका संशोधन नंबर 17 आया था उसको
क्या किया, चैलेंज किया। यहाँ पे केम है, कॉमन है, केम जो आपका संशोधन आया था 1964 का, उसको क्या किया, चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट का जो आपका मामला है और जो आपकी अमेंडमेंट एक्ट है 368 का, उसमें कहा गया कि जो आपके पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज़ में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि आपकी आर्टिकल 368 आपके ऑर्डिनरी अमेंडमेंट की बात कर रहा है, ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर रहा है। ओके, तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर हम किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला आपका शंकरी प्रसाद, फिर आपका सज्जन सिंह। ओके, नेक्स्ट आपका मामला आता है, वह है आपका केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें ओवर रूल्ड कर दिया, रूल्ड है यहाँ पे, ओवर रूल्ड। ओके, इन्होंने इस मामले को ओवर रूल्ड कर दिया। कौन से मामले को ओवर रूल्ड कर दिया, मतलब अपनी जजमेंट को के मतलब इन केसेस में जो जजमेंट थी उसके अपोज में, ठीक है, उसके अपोज में फैसला दिया। सज्जन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामलों में जो कहा गया था उसको इस मामले में ओवर रूल्ड कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, किस स्टेट से, जब से संविधान लागू हुआ है उस स्टेट से कोई पावर नहीं है कि वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकती है, हटा सकती है, ऐसी कोई पावर नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 13 आर्टिकल नंबर 13 का जो सब क्लोज 2 है, सब सेक्शन 2 है, ओके, आर्टिकल नंबर 13 का जो आपका सब आर्टिकल 2 है, सेक्शन 2 है, वो कहता है कि जो आपका लॉ है ना उसमें आपके अमेंडमेंट भी शामिल है। इस मामले में ऐसा कहा गया, इस मामले में ऐसा कहा गया, ठीक है। नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि किस मामले में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल्ड किया गया, तो वो आपका गोलकनाथ का केस था। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो आता है, जो सब स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट को सबको एक केस तो याद होता ही होता है, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ओके, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें इन्होंने चैलेंज की आपकी दो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 24 एंड 25। अमेंडमेंट नंबर 24 और 25 को इन्होंने चैलेंज किया। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि केशवानंद भारती केस जो आपका है 1973 का, उसमें कौन सी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, तो वो था आपका 24 और 25। मेनली तो आपका 24 ही ऑप्शन आता है, बट अगर दोनों ऑप्शन आ जाए 24 एंड 25 तो उस पर टिक करके आना आपको, ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम 24 अमेंडमेंट का ही नाम लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गोलकनाथ के जो जजमेंट उसको ओवर रूल्ड कर दिया। इन्होंने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट के पास आपकी रेजिस्ट्री पावर है, ठीक है, क्या करने की, अमेंड करने की। पार्लियामेंट के पास आपकी रेजिस्ट्री पावर है क्या करने की, अमेंड करने की। किसमें अमेंडमेंट करने की, आपके संविधान में संशोधन करने की, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन करने की। ओके, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके वह फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं। एब्रिज मतलब उनको हटा सकते हैं या उनमें चेंज कर सकते हैं। ओके, एब्रिज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन उनको क्या ध्यान रखना है, एक तो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, और अन्य कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया आपका, ठीक है, तो अगर कोई और भी आपका संविधान से रिलेटेड कोई आपका अधिकार है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करना इनको, सबको आपको पता है क्या वर्ड का यूज़ किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हनन होता है तो वह क्या माना जाएगा, वह माना जाएगा आपका अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है आपका, अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है आपका, पहला ये आपका लैटिन वर्ड है, अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है अगर कोई पर्सन अपनी पावर से
ऊपर की पावर यूज़ करे, ठीक है, एक पर्सन की जितनी पावर है उससे अगर वह ऊपर की पावर यूज़ करे तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि पर्सन ने अपने पावर्स को क्या किया है, पावर्स का ज़्यादा यूज़ कर लिया या पावर से हट के यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायस। ओके, तो अगर इस केशवानंद भारती केस से क्या आया कि हाँ, अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट संविधान में फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिलेटेड, लेकिन अगर वैसे अमेंडमेंट करती है और अगर उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो जाता है तो हम मानेंगे कि उन्होंने क्या किया, अल्ट्रा वायस किया है। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्ट्रा वायस किया। ओके, ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। SSGK याद कर लो, SSGK। ओके, SSGK। और SSGK में भी अगर आप याद करें उसको तो SSGK, ठीक है। और एस से हमने पहले शंकर नाम, मतलब कि शिव भगवान का नाम लिया, यानी शंकर का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके हमने क्या किया, अपने केस चालू किए। तो शंकरी प्रसाद, शंकरी से शंकर याद करने की ट्रिक है। कई बार पूछ लेते हैं कौन सा केस पहले आया कौन सा बाद में आया, तो पीछे वाले 2 तो याद रह जाते हैं, लेकिन आगे वाले में कंफ्यूज होता है कि सज्जन सिंह पहले आया या शंकरी प्रसाद पहले आया। तो ऐसे याद कर लो कि शिव जी का नाम लेके हमने क्या किया, स्टार्ट किया। तो शंकर सिंह, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। ओके, 1973 का केस। और स्टार्ट होता है जब से संविधान लागू हुआ उसके अगले साल से 1951, देन 1965, 1967 और 1973। ओके, आई होप आपको ये केसेस याद हो गए, समझ आ गया। पहले 2 केस में कहा यस यस, गोलकनाथ कहता नो, एंड देन केशवानंद भारती कहते यस। ओके, अब हमने बात की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम देखते हैं कि संविधान का आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। संविधान के अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम मूल ढांचे की अगर हम बात करते हैं तो वो होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने जो आपको बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, तो ये 5 आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन एटलीस्ट आप ये 5 तो याद कर लीजिए, बाकी 1-2 आप अपनी मर्जी से बना के भी लिख सकते हैं। जो प्रेम्बल में वर्ड्स लिखे जैसे सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, तो वह वर्ड आप यूज़ करके आप बेसिक स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। पहला आपका बेसिक स्ट्रक्चर आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसा कोई भी चेंज नहीं करेंगे जिससे संविधान का जो सुप्रीमेसी है वह क्या हो, कम हो। हमें पता है कि संविधान जो है सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा कानून अगर हम अपना देश का देखते हैं तो वह क्या है, आपका संविधान है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा जिससे संविधान की सुप्रीमेसी कम हो। संविधान सुप्रीम है, सुप्रीम रहेगा, ठीक है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। ओके, संविधान तो पहला आपका ले लो पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर, वह है आपका रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि जो आपका गवर्नमेंट है वह कैसी है, वह लोकतंत्र है और गणराज्य है। आपको पता है अगर इंडिया की बात हम करते हैं, हम अपनी उद्देश्य का प्रेम्बल देखते हैं तो वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किए गए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो उन्होंने यहाँ पे उनको ही बेसिक स्ट्रक्चर आपका मान के ये दिखाया कि रिपब्लिकन होना चाहिए एक आपका, और एक आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर कैरेक्टर मीन्स धर्म निरपेक्ष। हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है उसकी कोई धर्म को एक पर्टिकुलर धर्म को हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम ऐसे नहीं कहते कि अगर हम इंडियन हैं तो हम सिर्फ हिंदू को मानेंगे, अगर हम इंडियन हैं तो हम सिर्फ सिख को मानेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्या है, रिलीजन है, ठीक है, वैरायटी ऑफ रिलीजन है, और कंट्री किसी भी एक धर्म का प्रोटेक्शन नहीं करता, वह सब धर्म को सम्मान मानता है और सब धर्म की प्रोटेक्शन करता है। तो संविधान हमें क्या कहता है कि हमारा देश क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, और हमें ऐसे कोई कानून या कोई ऐसे अमेंडमेंट नहीं करना कि जिससे कि हमारा ये क्या हो, चेंज हो, ये कैरेक्टर हमारा चेंज हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो हमारे तीनों
पिलर है संविधान के। ओके, जो हमें संविधान के तीनों पिलर है, वैसे 4 पिलर होते हैं। जो 3 पिलर है, लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो आपकी विधायिका है नगर पालिका है, एंड आपकी जो जुडिशरी है, क्या बोलेंगे, जुडिशरी यानी जो आपकी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, न्यायपालिका है, तो वो क्या बोलते हैं उनको, उनके अलग अलग पावर्स हैं और हर एक की अपनी खुद की पावर है, हर एक अपने आप में क्या है, सुप्रीम है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे कि जिससे इनकी पावर्स में क्या हो, दूसरा वाला इंटरफेयर कर सके, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इनकी है, तो सेपरेशन ऑफ पावर हम उनको लेके चलेंगे, मतलब इन सब की अलग अलग पावर है, तो ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे कि जिनसे इनकी पावर में कोई चेंज आए। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हमारा सेंटर होता है, एक हमारा सेंटर है, ठीक है, और एक हमारा क्या स्टेट है। हमने देखा कि सेंटर हमारा हमेशा सुप्रीम में है और इसने अपनी पावर किसको दे रखी है, स्टेट को दे रखी है। सारे मामले हमारे केंद्र संभालता है, लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे हैं कि जिसमें हमने राज्य को भी क्या दे रखा है, पावर्स दे रखी हैं, ठीक है। कुछ मामलों में हमने राज्य को पावर दे रखी है। तो ये क्या है, आपकी पावर्स का डिवाइडेशन है, आपकी पावर का डिवाइड हमने कर रखा है, कुछ इसमें सेंटर में, कुछ केंद्र में। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। तो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल कैरेक्टर भी आता है, तो हमें इनको भी क्या देना है, प्रोटेक्शन देनी है। अगर हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो हम इन पॉइंट्स को भी देख के चलेंगे कि इन पॉइंट्स का क्या ना हो, इन पॉइंट्स का वायोलेशन ना हो। इन्होंने कहा, एक पॉइंट और ऐड किया केशवानंद भारती केस में, कि जो आपके केशवानंद भारती केस आया था, ठीक है, उससे क्या हुआ, अगर आप आर्टिकल 368 देखेंगे तो इस आर्टिकल 368 के अंदर इन्होंने 2 क्लोज ऐड किए आपके, क्लोज नंबर 4 एंड क्लोज नंबर 5। क्लोज नंबर 4 और क्लोज नंबर 5 ऐड इन्होंने कब किया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इन्होंने ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मामला, सॉरी मैं थोड़ा आपको दोबारा समझाती हूँ। केशवानंद भारती केस में जो बोला गया था, उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, उस जजमेंट को हटाने के लिए, मतलब कि उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या लेके आए थे, जैसे आपको पता है आर्टिकल जब की अमेंडमेंट हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, तो आपने देखा था उसमें काफ़ी चेंजेस किए थे संविधान में, ठीक है। गवर्नमेंट एज यू नो किसकी थी आपको पता था उस टाइम, है, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनमें से एक चेंज ये क्या था, केशवानंद भारती मामले में जो आपके जजमेंट आई थी, उसके प्रभाव को कम करने के लिए आर्टिकल 368 के अंदर 2 क्लोज ऐड किए, क्लोज नंबर 4 एंड क्लोज नंबर 5। ओके, फिर आपका मामला आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 आपको क्या कहता है, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 368 था उसके अंदर जो हमने क्लोज नंबर 4 और 5 ऊपर ऐड किए, उसको इस मामले में हटा दिया गया, ठीक है, उनको इस मामले में हटा दिया गया ताकि कोई भी क्या ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके, बर्बाद ना कर सके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, फिर आपका एक केस आता है IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का आपका केस आता है, जिसमें कहा गया एनी लॉ placed in 9th schedule of the constitution after April 24, 1974 would be open to challenge in the court of law, ठीक है, on the ground that it destroy the basic structure of the constitution। इन्होंने कहा कि जो आपके 9th अनुसूची जो है, अगर आप देखेंगे तो वो लैंड रिफॉर्म्स से बात करते हैं, ठीक है, जो आपके लैंड से रिलेटेड जितने भी कानून है, रिफॉर्म्स है, वो उससे रिलेटेड बात करते हैं आपके। तो अगर उनमें कुछ भी कानून ऐसा है
जो क्या कर रहा है आपके, जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस मामले में ऐसा कहा गया कि आप उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं ओपन कोर्ट में। ठीक है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ओपन कोर्ट में। तो स्टूडेंट, ये आपके कुछ ऐसे केसेस थे जो आपके फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से आपने देखे, जो हमने स्टार्टिंग में केस देखे, 3 केस हमने ये स्टार्टिंग में देखे, ये आपके फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन से रिलेटेड है। और जो हमने नीचे ये केस देखे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये मामले आपके फंडामेंटल राइट की जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उससे रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो। आज हमने बहुत सारे केसेस देखे, और स्टूडेंट, मुझे पता है कि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा आपको केसेस नहीं मिलते ऐसे, तो स्टूडेंट आप इन केसेस को अपने बेरैक में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपको मेंस में और प्री में काफ़ी हेल्प होगी। ये आपके कुछ मेंस के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट, अगर आपसे हो सके, आपके पास इतना अगर टाइम है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिख कर भी देखें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ के साथ, कि जब वैकेंसी आए आपकी तो आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि आपको पता है मेंस में आपको 2 मंथ मुश्किल से मिलते हैं प्रैक्टिस तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं। हमने देखा पीपीटी के स्टार्टिंग में, हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स से हम क्या समझते हैं। ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। ये कैसे अलग है अदर राइट से, क्योंकि ये मैग्ना कार्टा है, ये सुप्रीम है सब कानून से। ठीक है, ये कुछ सिटीजन्स को भी प्रोवाइड है और नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइड है। तो इन पॉइंट्स की हेल्प लेके आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, आर दे अमेंडेबल, क्या इनके संशोधन किया जा सकता है, संशोधन योग्य है ये। तो हाँ, हमने देखा कि हाँ ये संशोधन योग्य है, लेकिन इससे बेसिक स्ट्रक्चर यानी आपका जो आधार है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, अमेंडेबल है। रेफर टू इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑन द केस। स्टूडेंट, जब ये लाइन आपके क्वेश्चन में आ जाती है, रेफर टू द इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द सब्जेक्ट, तो आपको केस लिखने ही पड़ते हैं। अगर आपको ये लाइन आपके मेंस में नहीं दी, तो विदाउट केस लो अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया स्पेशल कि आपको केस लॉ लिखने ही है, फिर स्टूडेंट आपको केस लॉ लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको 1-2 केस याद है तो आप लिख कर आ सकते हैं आराम से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी बात करता है, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमने अभी सिद्धांत देखा था बेसिक स्ट्रक्चर का, क्या वो जुडिशियल क्रिएशन है। हाँ, हमने देखा कि 4 केस आए तभी तो वो आया। तो हाँ, वह क्या है, न्यायिक सृजन है। ठीक है, वह किसी ना किसी केस से आए तो वो जुडिशियल क्रिएशन है। सही बात है। और आप स्टूडेंट जब आंसर लिखे मेंस का, तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप तीनों क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, तभी आपका मेंस का आंसर अच्छा बनेगा। इट हैज़ नो वेयर बीन मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कहीं पे मेंशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। हम कहेंगे नहीं, ये मेंशन एज सच नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो हम देखते हैं कहीं ऐसे पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम अपना प्रेम्बल देखते हैं, आप ये लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब आप अपना प्रेम्बल देखते हैं, जब आप अपनी उद्देशिका देखते हैं, तब वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, आप लिख के आएंगे वहाँ पे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, वहाँ पर आप लिख कर आएंगे संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पक्ष निरपेक्ष, लोकतंत्र, ठीक है, गणराज्य। ऐसे वर्ड्स आप लिख कर आएंगे कि हाँ, जो हमारा उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वह हमें ये बताता है, जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो आप उन एग्जांपल का रेफरेंस लेके कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एज सच कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, इसी जगह पे देखते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि हाँ, कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा आपसे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन्होंने मांगे हैं आपसे। और स्टूडेंट, ये आपके बिहार जुडिशरी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बिहार जुडिशरी में आया हुआ है।
तो आप देखेंगे कि हाँ केसेस उन्होंने मांगे हैं तो हमें लिखने पड़ेंगे। 4 केसेस हम देख के आए थे, वो 4 केसेस आप लिख सकते हैं। 5वां केस मिनर्वा मिल्स वाला अगर आपको याद आता है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना होगा क्या कुछ है, ठीक है। पहले इनका आप बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ये हमें यहाँ मिलता है। फिर आप पहले 2 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये जुडिशरी क्रिएटेड है, ये केसेस जिसकी है इससे हमें पता लगता है। और नेक्स्ट आता है आपका कि ये कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन हम जब अपने प्रेम्बल देखते हैं तब हम इसे देख सकते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कैन पार्लियामेंट अमेंड पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। क्या संसद आपके मौलिक अधिकार से संबंधित भारत के संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है? तो आपने देखा कि हाँ कर सकती है, लेकिन वही फिर बात बेसिक स्ट्रक्चर को वह आपके नुकसान ना पहुंचाए। तो स्टूडेंट ये आपकी क्लास थी आज की। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसके बता सकते हैं यूट्यूब के, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बाकी जो लेक्चर्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर वह भी आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, माइनर एक्ट भी आपको दिए हुए हैं, वह भी आप अपनी क्लास ला के प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसकी जो पीपीटी है वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।